गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? चले बेटा, एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में। और हमारा चल रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मैंने कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में आपको क्लियर कराया था। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे, एक और न्यूमेरिकल लेकर के, और अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप ध्यान से देखिए और साथ में लिखने और समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक कार्बनिक यौगिक है। एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण से निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है हमारे पास और उससे उसका विश्लेषण करा, उससे क्या क्या आंकड़े प्राप्त हुए। देखिए, कार्बन प्राप्त हुई हमको 57.82%। कार्बन कितनी है? 57.82%। हाइड्रोजन है 3.60% तथा शेष ऑक्सीजन। अभी देखिए नई चीज आई है जो मैं कल आपको कह रहा था। कल 2 ही कंपाउंड लिए थे हमने, कार्बन और हाइड्रोजन, आज 3 है। शेष ऑक्सीजन, इसका वाष्प घनत्व देखो, VD भी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। वाष्प घनत्व मैंने फॉर्मूले में आपको कराया है, कैसे निकालना है वाष्प आणविक द्रव्यमान इक्वल टू 2 इंटू VD वाष्प घनत्व होता है। इसका वाष्प घनत्व दिया हुआ है 83। इसका मूल अनुपाती और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, मूल अनुपाती और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। पॉइंट इज क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे पे जो ये कार्बनिक यौगिक है इसमें क्या क्या है। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है। लेकिन एक चीज देखिए आप, हमें कार्बन की वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीजन की भी प्रतिशत मात्रा दे रखी, सॉरी हाइड्रोजन की भी प्रतिशत मात्रा दे रखी है, बट ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं कल आपको समझा रहा था, जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो इट मीन्स 100 हिस्से, यानी 100 में से हम किसी भी चीज को किससे डिनोट करते हैं, फिर कि 100 में से कितने भाग हैं। 100 का मतलब, परसेंट का मतलब। तो देखिए, जब हमारे पास 2 कंपाउंड के 2 जो योग तत्व हैं उनकी प्रतिशतता दे रखी है, तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे? इट मीन्स इन 2 को प्लस करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। जितना बचेगा वो उस तीसरे वाले का होगा। पॉइंट इज क्लियर? सिंपली समझिए आप, जब हमारे पास 2 तत्व दिए हों और तीसरा हमें ज्ञात करना हो, तो हम 2 तत्वों का जो प्रतिशत मात्रा है उसको प्लस करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत किससे निकलता है? 100 से निकलता है। इट मींस इनका कंपोजिशन टोटल कितना होगा? 100 होगा। तो जो बचेगा 100 में से माइनस करके वो शेष वाले का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है हमको, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन इक्वल टू, इट मींस कैसे निकालेंगे? 100 माइनस, ब्रैकेट में मैंने कर दिया माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन। इट मींस इसको मैथमेटिकली लेके मत जाना इसको खोलेंगे और देने माइनस हो जाएगा, नहीं। हमें केवल इन दोनों का पहले जोड़ करना है, इन दोनों को प्लस करना है। इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया। और उसको किस में से माइनस कर देना है? 100 में से माइनस कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम ब्रैकेट खोलेंगे और ये अंदर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये केवल आपको बताने के लिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन कर दीजिए, उसका जो टोटल आएगा उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने कर दिया। ये यहाँ पर 57.82 हमारे पास कार्बन था, 3 प्लस 3.60 हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन था। इन दोनों का टोटल किया मैंने, ये आया हमारे पास 61.42। ये ब्रैकेट से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए ब्रैकेट किया, मैथमेटिकली ये नहीं है कि हम इसको खोलेंगे और माइनस हो जाएगा। केवल आपको समझाने के लिए। जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही इन दोनों को अलग से ऐड करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए, इन दोनों का टोटल आया 61.42। मैंने उसको 100 से माइनस किया, हमारे पास जो वैल्यू बची वो 38.58 हुई। इट मींस हमारे पास जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसमें वो कितनी है? 38.58। बात समझ में आ गई? मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि बच्चे यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने की कोशिश मत करना। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये क्लियर किया हुआ है कि आप पहले इनको जोड़ लें और इनका जो प्रतिशत मात्रा का योग आएगा उसको 100 में से माइनस कर लें। जो घट करके आएगा वही आपकी क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा। अब आप तीनों का योग करेंगे तो आप देखेंगे तीनों को जोड़ के कितना होगा? 100 होगा। प्रतिशत मात्रा यही होती है। ये आ गई हमारे पास। अब हमें तीनों कंपाउंडों का पता चल गया। अब हमने इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। पहले हम मूल अनुपाती सूत्र निकालते हैं और मूल अनुपाती सूत्र से हमारे क्या निकलता है? आणविक सूत्र निकलता है। तो देखिए, मैंने कल आपको एक टेबल करवाई थी मूल अनुपाती सूत्र की, फिर से मैंने आपके लिए टेबल बना रखी, इसको आपको याद करना है। टेबल है हमारे पास मूल अनुपाती सूत्र के लिए, क्या है? तत्व लिखेंगे हम पहले, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, मोलों की संख्या, मोलों का सरल अनुपात। वैसे अनुपात यही क्लियर हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में आ जाए, दशमलव में वैल्यू आ जाए, तो उसको हम इंटीजर्स में चेंज करते हैं। क्योंकि जो यौगिक होते हैं उनके जो डेफिनेट होता है फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती है। सरलतम पूर्ण अनुपात, सरलतम पूर्ण अनुपात।
आइए देखिए हमारे पास क्या क्या तत्व है। तत्व की जगह मैं क्या रखूंगा, कार्बन। पहला क्या है, कार्बन। कार्बन के प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है, देखिए बेटा 57.82, 57.82 पॉइंट इज क्लियर। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, वैसे मैंने आपको कहा कि कुछ तत्वों का तो हमको वैसे भी याद रखना है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चीजों का, छोटे छोटे सोडियम, पोटेशियम, तो लेकिन फिर भी हमको दिया होता है क्वेश्चन में, फिर से मैं आपको कह रहा हूं। तो कार्बन का हमको पता है 12 होता है, 12 होता है, पॉइंट इज क्लियर। अब आइए हाइड्रोजन, दूसरा तत्व क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 3.60 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप सब जानते हैं 1। तीसरा क्या आया हमारा, ऑक्सीजन। शेष ऑक्सीजन कहा ना, शेष ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ये निकाली हमने कैलकुलेट करके, ये आई हमारी 38.58। डन। और आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि हम जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो प्रतिशत मात्रा होती है, उससे परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं, परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं। यही आपको समझना है, कैलकुलेशन यहीं से शुरू होती है। देखिए हम क्या करेंगे, 57.82 ध्यान से देखिएगा, नोट भी करना आपने, अपॉन 12 डिवाइड करेंगे हम किससे, 12 से। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से हम किसको कर लेंगे, 3.06 हाइड्रोजन के केस में किसको कर लेंगे हम, 3.60 डिवाइडेड बाई 1, और इसी प्रकार से 38.58 एंड डिवाइडेड बाई 60। पॉइंट इज क्लियर, दिख रहा है आपको क्लियर कि 57.82 को 12 से डिवाइड, इसकी प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दिया, इसकी प्रतिशत मात्रा में उसका परमाणु द्रव्यमान डिवाइड कर दिया, इसके भी प्रतिशत मात्रा में हमने उसका परमाणु द्रव्यमान से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप देख लें, नोट कर लें, साथ साथ में नोट करते रहे, ठीक है ना। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 से, तो ये हम पे आएगा 4.82। ठीक है, आप देखिए 12 4 जा हो गया हमारा 48, देन हमारे पास क्या बचा, 57 है, 9 बचा, फिर 12 8 जा आ जाएगा हमारा 96, हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 12 1 जा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 481 आएगा, 81। देखिए बेटा थोड़ा देख लीजिएगा, वैल्यू को वेरी क्लियर लिखें, 4.81 हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3.60 हो गया, यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास 2.41 आएगा, 2.41 वैल्यू आएगी। देखिए 6 2 जा 36 हो गया, 32 हो गया, 6 बचेगा, 65, 6 4 जा 64, देन 1 बचेगा, एंड देन हम क्या करेंगे उसको 6 1 जा 6 कर लेंगे, 4 1 है ये 4 एंड 1 है, 2.41 4.81 3.60 2.41 आया। अब क्या होता है, जब हमारे को मोलों की संख्या प्राप्त हो गई, तो इस मोलों की संख्या में हम ये देखते हैं जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। मोलों का सरल अनुपात निकालना, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उससे सबको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी क्या है, 2 पॉइंट। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, देखें 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41 इज इक्वल टू 2। देखिए कार्बन के केस में, देन आफ्टर 3.60 डिवाइडेड बाई 2.41 लिस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये लगभग हमारी आ रही है 1.5, और लास्ट है हमारे पास देखिए 2.41 है हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू, उसको हम उसी से डिवाइड कर देंगे, 2.41 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1। डन। इस प्रकार से देखिए हमें क्या मिला, लिस्ट वैल्यू से हमने क्या करना है, सबसे कम वैल्यू से सारे जो मोलों की संख्या है उनको डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4.81 था, अगर हम उसको आगे तक ले जाएंगे बेटा तो दशमलव में 5 से ज्यादा आएगा, इसलिए 4.82 हो जाएगा। तो 4.82 को हमने डिवाइड किया 2.41, सबसे छोटी थी, 3.60 को भी किया 2.41 से, और 2.41 को किया 41 से। यहां तक क्लियर है, यहीं पे है आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन, आपने यहीं पे समझ ली, ये तो सब आपको दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे प्रतिशत मात्रा। ये जो कैलकुलेशन है आपको इस पे ध्यान रखना है, इसको कैसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है बेटा।
ये यहां तक आएगा, 2 स्थान तक ज्यादा से ज्यादा आप दशमलव के इसको लेंगे, ये 2 है आपका, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सरल अनुपात तो आया लेकिन पूर्ण अनुपात नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। तो अगर ये इंटीजर्स में नहीं है तो इसको इंटीजर्स में माने 1.2 को हमको पूर्णांक में बदलना है, तो मल्टीपल बाई 2 हो जाएगा। उसका पूर्ण क्या होगा, 1.5 का पूर्णांक क्या होगा, हमारे पूर्णांक में अगर हम उसे बदलेंगे इंटीजर्स में तो 3 होगा। इट मीन सबको 2 से मल्टीपल कर देंगे, पूर्णांक में बदलने के लिए 2 से मल्टीपल, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि जब अनुपात आपके इस तरीके से आए, सरल में आए, तो इंटीजर्स बनाएंगे। तो इंटीजर्स कैसे हो जाएगा, 1.5 को आप इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होगा, यानी मल्टीपल बाई 2 करेंगे हम तो पूर्ण संख्या हमको तभी मिलेगी 2 के में मिलेगी। तो इसलिए 2 से हमने 4, 1.5 का 3 एंड 1 का 2 हो जाएगा। अब हमारे पास सरलतम पूर्ण अनुपात प्राप्त हो गए, क्या, 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2। यहां तक है हमारे पास टेबल की कैलकुलेशन। ये क्लियर हो गया आपका, कुछ नहीं है, आपने इन 2 चीजों पर कंसंट्रेट करना। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आप परमाणु प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से सबसे छोटी देखनी, सबसे छोटी, जैसे यहाँ पे 2.41 आई, हमने उससे सबको डिवाइड करना है। ये वैल्यू आई यहाँ पे, क्योंकि अनुपात पूर्णांक में नहीं था तो हम इसको पूर्णांक में बदलेंगे, इंटीजर्स में बदलेंगे, मल्टीपल बाई 2 हो गया हमारा। इसके अकॉर्डिंग कार्बन कितना आया देखिए। अब मूलानुपाती सूत्र मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, मूलानुपाती सूत्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मूलानुपाती सूत्र मिला आपको। क्या, कार्बन कितना है 4, तो C4, हाइड्रोजन कितना है 3, तो CH3, C4H3O2। क्या मिला आपको मूल अनुपाती सूत्र, C4H3O2। क्लियर हो गया। इस टेबल से क्या प्राप्त हुआ आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला C4H3O2। अब इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, सूत्र द्रव्यमान किसका, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा बेटा हमारा, मूलानुपाती शॉर्ट में लिखा मैंने, सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, यहां पर द्रव्यमान भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं कार्बन का 12 होता है, मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो 12 इंटू 4 प्लस 4 है ना, कार्बन कितने हैं 4 हैं, तो प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2, क्लियर 16। अब देखिए ये सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा 83, यानी मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान देखिए ये 48 हो रहा है, 3 51 एंड 32, यहाँ पे 83। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या मिला आपको इस फॉर्मूले का, पूरी की पूरी कैलकुलेशन पे 83, क्या मिला 83। अब चलते हैं, हमें क्योंकि आणविक सूत्र चाहिए, आणविक सूत्र के लिए हमें आणविक द्रव्यमान चाहिए। पहले क्या चाहिए, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान हमको दिया नहीं है, ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, वाष्प घनत्व दिया है, क्या दिया है, वाष्प। याद कीजिए फॉर्मूले से हमने देखा था आणविक द्रव्यमान इक्वल टू होता है 2 इंटू VD, वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व हमको दिया हुआ है, तो हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। मैं शॉर्ट में लिख दिया, द्रव्यमान इक्वल टू हो गया 2 इंटू VD, मैंने VD वाष्प घनत्व लिख दिया, VD, ठीक है बेटा। कितना है वाष्प घनत्व दिया हुआ हमको 83, तो 2 इंटू 83 इक्वल टू कितना हो गया 166। आणविक द्रव्यमान क्या मिला आपको, आणविक द्रव्यमान आपका हो गया 166, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान हो गया आपका 83। अब देखिए आणविक सूत्र निकालना है, फॉर्मूले ध्यान रखने, 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू मूल अनुपाती सूत्र, N इंटू, लेकिन N कैसे निकलेगा, पहले N निकलेगा हमारा आणविक द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान। मैंने आपको करवाया था, मैं यहां पे कर रहा हूं, N इक्वल टू आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अपॉन मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। ये हो गया N इक्वल टू आणविक द्रव्यमान कितना आपका 166, ये आया ना आपका, अपॉन 83 इक्वल टू 2, कितना आया N इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी आणविक सूत्र इक्वल टू क्या हो गया आपका, आणविक सूत्र अगर हम यहां से निकालेंगे तो आणविक सूत्र इक्वल टू क्या हुआ, N इंटू मूल अनुपाती सूत्र। अब आणविक N कितना था हमारा 2, तो 2 इंटू क्या आया था हमारे पास C4H3O2, इसे मल्टीपल कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा C8H6O4। ये आ गया बेटा आपके पास आणविक सूत्र, C8H6
O4 आपके पास क्या आ गया, सूत्र आ गया, ये आणविक सूत्र C8H6O4। अब इसको अगर प्रॉपर फॉर्मूले में लेकर के चले तो ये कैसे ये पता लगाएं कि ये बना क्या होगा। तो ये बना है बेटा हमारा, देखिए C6, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा, C6H4 और ये हमारा है COOH का होल ट्वाइस है। देखिए बेटा 6 कार्बन और 2 ये हो गए 8, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ये हो गए 6, और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 4, ठीक है, 2 और 2 4। तो मेन आणविक सूत्र, यानी आणविक सूत्र जब निकलेगा तो कोई ना कोई अणु बनेगा। हमारा आणविक सूत्र क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है। मैं कल आपको बता रहा था मूल अनुपाती सूत्र हमारा एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है, वो केवल एक सरल अनुपात बताता है परमाणु का यौगिक में, लेकिन आणविक सूत्र हमारा वास्तविक फॉर्मूला होता है। तो इट मीन ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा डाई बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया हमारा, ये एसिडिक ग्रुप है डाई, तो और बेंजीन है, ये बेंजीन पे 2 COH लगे तो क्या बन गया हमारा डाई बेंजोइक अम्ल। टेरेफ्थिलिक एसिड भी कहते हैं इसको, लेकिन ये वैसे डाई बेंजोइक एसिड है आपका। तो ये है बेटा, देखिए हमारा ये न्यूमेरिकल से हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो तब भी आपका आंसर यही करेक्ट है। ये तो जब आपको पता लग जाएगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे कि यौगिकों के फॉर्मूले आपको पता लगेंगे, तब आप बनाना सीखेंगे। लेकिन अगर आपने C8H6O4 भी लिखा है, यही आपका आणविक सूत्र है और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। इस प्रकार से आप किसी दिए गए कार्बनिक यौगिकों में का मूल अनुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ढंग से पढ़िए, वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके नोट्स क्लियर हो सके और ये न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो जाए। हमारे पास सीमांत अभिकर्मक 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रेजेंट, जो लिमिट यानी सीमित मात्रा में। होता क्या है बेटा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक होते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अभिकारक कम मात्रा में होता है यानी सीमित मात्रा में होता है और पहले ही समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया में दूसरे अभिकारक से पहले समाप्त हो जाता है, तो उसको हम लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। देखिए एग्जांपल से समझा, माना हमारे पास कोई अभिक्रिया A+B2 है और इससे बना हमारा AB2, कोई प्रोडक्ट बना AB2। अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है हमारे पास, A और B2 है। माना अभिक्रिया में A का 1 मोल है, कितने मोल है, A 1 मोल लिया और B हमने 2 मोल ले रखा। B की कितने मोल है, 2 मोल है। तो अब देखिए अभिक्रिया में पहले कौन खत्म हो जाएगा, जिसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा सीमित है, क्योंकि A तो 1 ही मोल में है और B 2 मोल में है, तो A के 1 मोल पहले समाप्त हो जाएंगे अभिक्रिया में। A के 1 मोल क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो अभिकारक अभिक्रिया में सीमित होता है और पहले समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, पहले समाप्त हो जाता है, उसको हम लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं इसके एक और तरीके से इसको समझाऊं, माना अगर हमारे पास, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे पास माना A के, अब की बार A और B में लेते हैं, पहली बार A में लिया मैंने, अब B लेता हूं। माना A के 300 परमाणु थे और B के 200 ही थे, ठीक है। तो अब देखिए A के 200 परमाणु से B के 200 परमाणु अभिक्रिया कर लेंगे, 100 बच गए, यानी 200 जो थे B के, ये पहले समाप्त हो जाएंगे। A के 200 के साथ अभिक्रिया करके, A के तो 300 है और इसके 200 ही है, तो पहले कौन समाप्त हो जाएगा अभिक्रिया में, जो 200 अणु में, इसलिए B क्या है हमारा, लिमिटिंग रेजेंट। पॉइंट इज क्लियर, सिंपल है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, जिन्हें हम अभिक्रियक भी बोलते हैं, रेजेंट भी बोलते हैं। अगर उसमें से कोई एक रेजेंट कम मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है, तो वो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है। उत्पाद बनाने में पहले ही उसकी जो मात्रा होती है वो समाप्त हो जाती है। सिंपल, A मेरे पास 1 मोल था, B 2 मोल थे, तो A पहले खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 ही मोल है, B की मात्रा ज्यादा है, A की कम है। दूसरी कंडीशन मैंने ली, A के 300 परमाणु है, B के 200 ही है, तो पहले कौन समाप्त हो जाएगा, जिसके 200 है। तो जो पहले अभिक्रिया में समाप्त हो गया और जिसकी मात्रा सीमित है, यानी बराबर नहीं है, कम है, ये समझ लीजिए आप, उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक सीमित मात्रा में होता है और अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया में पूर्ण होने से पहले, यानी पूर्ण होती है जब, तो उसमें पहले जो समाप्त हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। ये है बेटा हमारे पास लिमिटिंग रेजेंट, सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिएक्शन इन सॉल्यूशन।
यानी बिलियन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो बिलियन में जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं वॉल्यूम के साथ में। तो वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें हम बिलियन में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें पदार्थ की सांद्रता का डिनोट करते हैं। तो सांद्रता को डिनोट करने के लिए हम पहला जो पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं मास परसेंटेज। बिलियन में जो रिएक्शन है उसमें पदार्थों की सांद्रता को डिनोट करने के लिए हम जो पहला पॉइंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को बेटा शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत किसी बिलियन में पदार्थ का। तो उसमें बिलियन किस किस से मिलकर बनता है बेटा, सिंपल बात है, आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि बिलियन यानी सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम मास परसेंटेज किसका निकालते हैं, हम विलेय जो घुला है किसमें, विलायक में, तो ऊपर हम लिखते हैं जो घुला है और नीचे हम उसको लिखते हैं जो बिलियन है जिसमें वो घुला है। देखिए तो मास परसेंटेज होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, ध्यान रखें, विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यानी जिसमें विलेय भी है और विलायक भी है वो आएगा नीचे, ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 जब हम करेंगे तब जो सांद्रता डिनोट की जाएगी हमारी मास परसेंटेज में की जाएगी। किसमें परसेंटेज की जाएगी, मास परसेंटेज में। विलेय जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, बिलियन जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मैं आपके लिए लिखूं कि आपने देखा है कि बिलियन कैसे बनता है, तो बिलियन होता है हमारा बेटा विलेय, विलेय प्लस विलायक, विलायक, और इससे बनता है हमारे क्या, बिलियन। क्या बनता है इससे हमारा, बिलियन, सॉल्यूशन, विलेय प्लस विलायक। तो ये हो गया। विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। जैसे आपने चीनी घोल दी पानी में, तो पानी अधिक मात्रा में, चीनी विलेय है, पानी विलायक है, विलेय और विलायक को मिलकर बिलियन बनेगा। तो इसलिए हम मास परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय जो कम मात्रा में उसका द्रव्यमान अपॉन पूरा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे। आइए मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम मोल अंश कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है मोल अंश किसे कहते हैं। मोल अंश का मतलब होता है बेटा कि बिलियन में 2 घटक है। कौन कौन से घटक है बिलियन में, माना बिलियन 2 घटकों से बना है। एक बना है ए जिसको हम विलेय कहते हैं, और दूसरा बना है प्लस बी जिसको हम कहते हैं विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलायक। और इन दोनों से मिलकर के क्या बना हमारा, बिलियन, बिलियन तैयार हो गया। यानी मान लीजिए हमने चीनी घोल दी पानी में, पानी ये हो गया, बड़ी मात्रा में जो होता है उसको विलायक सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय सॉल्यूट कहते हैं। ए और बी से मिलकर के बना है बिलियन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो 2 घटक हैं उसको कहते हैं कि बिलियन के घटक। तो बिलियन के कौन कौन से घटक हैं, विलेय और विलायक। माना बिलियन के एक घटक को के मोल नंबर्स, मोल को किसमें डिफाइन करते हैं हम, स्मॉल एन में। बिलियन के एक घटक का मोल प्रभाज अगर हम मोल अंश Na है तो दूसरा का क्या होगा, Nb होगा, Nb, N फॉर मोल, N फॉर मोल, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है। तो अगर अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन है, सिंपल सी बात है कि हमें इसमें से केवल ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना है बिलियन में या बी कितना है बिलियन में। तो हम कैसे निकालेंगे, ए की मात्रा अगर हमको निकालनी है, ए की मात्रा यानी ए के मोलों की संख्या अगर हमको निकालनी है, ए की मात्रा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगा ना, एक घटक अपॉन बिलियन में जितने भी मोल है, बिलियन के मोलों की संख्या, कुल कितने बिलियन, बिलियन में क्या क्या है हमारे दोनों है, बिलियन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, ए के लिए हम क्या लिखेंगे, ए का मोलों की मोल फ्रैक्शन क्या है, Na, और पूरा बिलियन किससे बन गया, Na और Nb, तो अपॉन क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, मोल अंश किसका, ए का, बिलियन में, किसमें, बिलियन में। नीचे Na प्लस Nb क्यों लिखा, क्योंकि बिलियन में मोलों की संख्या है। इट मीन्स बिलियन किस किस से बना है, दोनों घटकों से मिलकर बना है, लेकिन हम उस बिलियन के दोनों घटकों में से एक घटक को बाहर निकाल रहे, उसकी मात्रा डिनोट करते, तो Na अपॉन Nb। इसी प्रकार से अगर हम बी की मात्रा करें तो बी की मात्रा क्या हो जाएगी, बी के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, Nb अपॉन फिर से Na प्लस Nb। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी बिलियन, किसी बिलियन के वो घटक 2 घटकों से मिलकर के बना होता है ए और बी। यदि ए का मोल अंश Na, बी का Nb हो तो उसमें
एक घटक के अगर हमें मोल अंश ज्ञात करना हो तो उसको हम इस प्रकार से करते हैं Na/Na प्लस NB, और अगर दूसरे घटक का भी हमें मोल अंश प्राप्त करना हो, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना हो तो NB इक्वल टू Na प्लस NB, NB इक्वल टू NB प्लस NB, इसे कहते हैं मोल अंश, इसको कहते हैं मोल परसेंटेज। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मोलरता। पॉइंट नंबर 3, मोलरिटी, मोलरता। ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये नया टर्म्स है, जो 12 में जा चुके हैं उनके लिए ये पुराना टर्म्स होता है, क्योंकि आप 12th क्लास में फिर से इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल है आप क्या, मोलरिटी, मोलरता। नेक्स्ट पॉइंट है मोलरता, इसको स्मॉल m में डिनोट करते हैं। किसमें करते हैं? स्मॉल m में। स्मॉल m में मोलरता क्या होती है? देखिए बेटा, विलय के मोलों की संख्या हमेशा ऊपर विलय आता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं ट्रिक, विलय को आप हमेशा ऊपर लिखेंगे, बिलियन आपका हमेशा नीचे होगा। पॉइंट इज क्लियर। जिसकी मात्रा कम होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, ये मोलरता। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन क्या बनती है हमारी इसमें कि 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं। 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने मोल घुले हैं, विलय के घुले मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में विलय के घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। ये हुआ हमारी मोलरता। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन किसमें है? लीटर में। स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। अभी मैं पहले आपको मोलरता पढ़ाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलरिटी। ये है मोलरिटी, ये है मोलरिटी, LALITY, यानी मोललता, मोलरता, मोललता। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आपके पास एग्जाम में आता है कि मोलरता और मोललता को परिभाषित कीजिए, तो आप ध्यान रखें, बच्चे मोललता में मोलरता लिखाते हैं, मोलरता में मोललता लिखाते हैं। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। पहली चीज ध्यान रखने की। दूसरी चीज, विलय तो सब में ऊपर होगा, मैंने आपको कहा है विलय हमेशा ऊपर। इसमें भी देखिए विलय के मोलों की संख्या अपान, लेकिन विलायक का द्रव्यमान, बस यही अंतर है। यहां बिलियन होता है, मैंने आपको मास परसेंटेज पढ़ाया, बिलियन था। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया, बिलियन था नीचे। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा टर्म्स है जिसमें विलायक का द्रव्यमान होता है, बिलियन का नहीं। पॉइंट, और वो भी किलोग्राम, वो भी किसमें? किलोग्राम में। बाकी में बिलियन का आयतन था। पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें बिलियन का आयतन, इसमें विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ऊपर तो विलय के, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में विलय के जितने मोल घुले हुए होते हैं उसको बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज यहां पे मैं आपको क्लियर करा दूं बेटा, जो मोलरता होती है उस पर ताप के साथ में बढ़ती है। ताप का प्रभाव इसमें क्या होता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के साथ में मोलरता परिवर्तित होती है। जबकि मोलरता नहीं होती, मोलरता परिवर्तित होती है, मोलरता नहीं होती है, क्योंकि आयतन ताप बढ़ने के साथ में चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं होता। जहां आयतन टर्म्स लिखा होगा उसमें ताप का परिवर्तन होगा, जहां आयतन का टर्म्स नहीं होगा वहां पे परिवर्तन नहीं होगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यह है मोलरता और यह है मोलरता और यह है मोलरता। स्मॉल m, कैपिटल M, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, बिलियन का आयतन लीटर। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हमारे सारे के सारे टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने इस चैप्टर के सारे वीडियो बना लिए हैं और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। आप ढंग से स्टडी करिए। पूरे के पूरे वीडियोस को मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट से आप सारे के सारे वीडियो को एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। उसको जरूर देखिए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे एक फायदा होना है आपका कि मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी अपलोड होने में या व्हाट्सएप के थ्रू कोई वीडियो छूट जाती है तो बच्चे मिस कर लेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वीडियो बड़ी सीक्वेंस में आगे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को जरूर वॉच करिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो बराबर मिलते रहे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको टर्म्स कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।